गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो हमने चैप्टर नंबर 1 के अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने 1.1 से लेकर 1.10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन उससे आगे की बात करेंगे। तो अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे 1.11। ठीक है। तो जो एनसीईआरटी की बुक है, तो सभी के पास, जो मैंने पहले भी बताया था कि सभी के पास एक तो एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए जो आपके इस साल चलने वाली है। तो बुक सभी के पास होगी, सभी के पास में लेकर बैठना है आपको। सबके पास रफ कॉपी होनी चाहिए, सबके पास पेन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो अपन न्यूमेरिकल नंबर स्टार्ट करते हैं 1.11। 1.10 तक अपने पास हो गए थे। अब अपन बात करते हैं 1.11 की। तो सबके पास बुक है तो एक बार 1.11 पढ़िए, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है उसको समझिए। देखो 1.11 क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ उसको। वो कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, कोई ऊन है, ऊन का क्या है, कोई कपड़ा है, और वो कह रहा है कि कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है, इन दोनों को यदि रगड़े तो एक 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया जाता है। यानी जब ऊन के कपड़े को और पॉलीथीन के टुकड़े को रगड़ा जाता है तो उस किसी पर एक आवेश उत्पन्न होता है। वो आवेश है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है। कौन सा है? ऋण आवेश है। फिर वो कह रहा है, इसमें ये दिया गया है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। और सेकंड कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है क्या। तो देखो कभी भी संहति का मतलब होता है द्रव्यमान। तो आप जानते हो कि कभी भी एक दूसरे से वस्तु रगड़ी जाती है, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की या प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं, या फिर इसमें दे रखा है कि ऊन के कपड़े को पॉलीथीन से रगड़ते हैं। तो कभी भी उसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता, द्रव्यमान का ट्रांसफर नहीं होता। तो बी तो जो पूछा है वो क्या है, उसका आंसर क्या होगा कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि मास का कभी स्थानांतरण नहीं होता। स्थानांतरण केवल किसका होगा? केवल और केवल आवेश का होगा। क्लियर। फिर तो अपन फर्स्ट वाला करते हैं कि इसमें अपन को निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो इसने जो क्यू दे रखा है वो क्यू दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। कितना दे रखा है? जो क्यू दे रखा है वो 3 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखा है। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करनी है। यानी कोई भी दो वस्तु थी, उसको रगड़ने पर ये ऋणावेश उत्पन्न हुआ। कौन सा ऋणावेश है? क्या है? ये आपका ऋणावेश है। क्लियर। यहाँ पे इसलिए मैंने माइनस लगा देता हूँ। तो ये क्या था? आपका कोई भी आवेश था, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो आप फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो? Q = क्या होता है? प्लस माइनस का n ही होता है। क्यों होता है? Q = प्लस माइनस का n ही। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो n = क्या होगा? Q/e और प्लस माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो देखो Q का मान कितना है? 3 × 10⁻⁷। आवेश कौन सा है? ऋणावेश है, तो बार माइनस आ जाएगा। और अपर में क्या आएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर। ये हो जाएगा आपके पास। गुलाम से गुलाम कट जाएगा। तो देखो यहाँ भी गुलाम था, यहाँ भी गुलाम था, गुलाम से गुलाम कट गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 3 पॉइंट। यहाँ से यदि मैं एक जीरो हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा। तो 3/16 इंटू 10⁻⁷ कितना? -7। -7 + 1 तो क्या हो जाएगा? -6। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का 19। ठीक है। क्या हो जाएगा? प्लस का 19। तो ये क्या बचेगा आपके पास? देखो 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? जल्दी से बताइए। जब 19 में से 6 को लेस कीजिए और 3/16 का भाग दीजिए तो ये जो वैल्यू आएगी वो बताइए कितनी बचेगी? ये तो देखो, ये तो कितना बचेगा? 10⁻13। तो ये तो बचेगा आपका 10⁻13। ठीक है। अब यदि मैं 3 में 16 का डिवाइड करता हूँ, तो 3 में 16 का डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर आएगा लगभग 0.1875। लगभग इतना आएगा, 0.1875 ये आएगा। ठीक है। अब जब भी आप फिजिक्स में आंसर निकालते हो तो ये पॉइंट है वो एक डिजिट छोड़ के लिखा करो। यानी यहाँ पे देखो 0.18, इस पॉइंट को यदि मैं इधर लाता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ ट्रांसफर करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 डिजिट उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1.8 × 10⁻13 था, वहाँ में से 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻12। क्लियर। ये आपकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो ये तो आपका किसका आंसर था? ए का था। किसका था आपका आंसर? ए का था। क्लियर। अब जो बी आंसर है, बी क्या कह रहा है? बी ये कह रहा है आपके पास, बी ये था, बी कहता है कि इसमें संहति का स्थानांतरण होता है क्या? तो अपन कह सकते हैं कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर
केवल आवेश का स्थानांतरण होता है। केवल आवेश का स्थानांतरण होता है। केवल आवेश का स्थानांतरण होता है। संहति या मास का, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, संहति या द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता। द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास, जो 1.11 था वो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 1.12। कौन सा है आपके पास? 1.12। अब 1.12 क्या कहता है उसको मैं पढ़ता हूँ पहले। तो देखो 1.12 क्या कह रहा है? 1.12 कह रहा है, 1.12 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पढ़ता हूँ, कौन सा? ए वाला। कौन सा पढ़ता हूँ? फर्स्ट में पढ़ता हूँ कौन सा? ए वाला। कि 2 विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले हैं, 2 आवेशित तांबे के गोले हैं जिस ए तथा बी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। उनके केंद्र के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, यानी आर कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, दोनों गोलों पर आवेश भी दे रखा है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? तो सबसे पहले तो इसमें प्रतिकर्षण बल निकालना है। तो देखो जो फर्स्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाता हूँ। क्या दे रखा है? 2 गोले दे रखे हैं। तो एक गोला ये ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया, एक गोला ये ले लिया और एक गोला मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये ए है और ये बी है। इन गोले का जो केंद्र बिंदु की दूरी दे रखी है वो दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर दे रखा है इसमें आवेश का मान है, यानी वो दे रखा है 6.5 × 10⁻⁷। तो आपको क्यू ए भी दे रखा है, वो दे रखा है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। और जो क्यू बी दे रखा है वो भी कितना दे रखा है? 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, और आर कितना दे रखा है आपको? 50 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.50। क्लियर? अब अपन को निकालना क्या है? इन दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि दोनों पर आवेश क्या है? एक समान है, एक जैसा। यानी प्रकृति में जो आवेश इस पर है वही आवेश किस पर है? इस पर है। इस पर भी आवेश कितना है? 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और इस पर भी कितना है? 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो आप जानते हो इसमें क्या, कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं कूलाम के नियम से। ये सभी आप जानते हो। तो कैसे निकालेंगे? F = KQA/QB अपॉन में क्या आता है आपके पास? R²। ठीक है, तो 9 × 10⁻⁹ आ जाएगा। Q क्या आ जाएगा आपके पास? 6.5 × 10⁻⁷। और क्या आ जाएगा आपके पास? 6.5 × 10⁻⁷। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? R कितना है आपके पास? R है 0.50, तो 0.50 × 0.50। देखो यहाँ पे यदि मैं ये वाले पॉइंट हटाता हूँ, ये वाले पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो। यदि ये वाले पॉइंट हटाता हूँ तो कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो। क्लियर? तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? देखो 9 × 10⁹, फिर क्या है आपके पास? 65 × 65, फिर क्या आएगा आपके पास? नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा आपका कितना? 2500। नीचे कितना हो जाएगा? 2500। ठीक है, और 2500, और यहाँ पे कितना था? 10⁻7 और 7 14 × 10⁻⁻14, और जो इंटू 100 में था तो ये 100 इससे कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास? देखो 9 × 65 × 65 अपॉन में कितना हो जाएगा? 25, और 10⁻⁻14 प्लस का 9। क्लियर? तो इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा। देखो जो कट रहा है तो काट दो। क्या क्या कट रहा है इसमें? 5 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये कटेगा तो 5 × 5 और 5 दिया 15। ठीक है, ये वापस किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 5 और 13। तो ये इसका जब आप सॉल्व करोगे तो बताओ, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कि कितना आएगा। और ये आ जाएगा 10 की पावर कितना? देखो 12 और कितना है? 13, 12 और 2 कितना? 14 है। सॉरी 14 प्लस का 9, तो -14 प्लस का 9 आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 12, 13 और 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना? 5। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका? माइनस का 5। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके बताओ, 13 × 13 × 9 कितना आएगा इसका आंसर?
जल्दी से बताइए इसको। कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइए। लगभग ये आंसर आना चाहिए आपका 1.521 इंटू 10 की घात -2। यानी इसको देखो मल्टीप्लाई करें तो 13 से 13 का मल्टीप्लाई तो आप जानते हो 13 का स्क्वायर कितना आता है, जल्दी बताइए। 169 यही तो आता है। देखो 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा 9, फिर क्या 3, फिर 3, फिर 3, तो 9 6 169 इंटू 9 से करोगे तो कितना आएगा आपके पास 81 का 1 असल 8 9 56 55 56 57 58 59 60 61 62 9 तो 10 11 12 13 14 15 यह आएगा लगभग 1521। कितना आएगा 1521। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे यदि पॉइंट नहीं आ रहा तो इस मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट आपका कहाँ है, मान लो यहाँ पे, ठीक है। जब पॉइंट नहीं होता तो अपन कहाँ मानते हैं, लास्ट में मानते हैं। इस पॉइंट को यदि मैं यहाँ पे लाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस पॉइंट को यदि मैं 3 डिजिट इधर लाता हूँ तो 1.521 इंटू 10 की घात, देखो 3 डिजिट इधर लाया तो ये क्या बचेगा -5। यदि मैं पॉइंट को इधर ला रहा हूँ तो क्या होगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1.521 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, इसके बीच में लगने वाला क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। क्लियर। अब जो बी वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है इसका, देखो जो 1.12 का ये तो आपका आ गया, बल निकल गया। बी क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को 2 गुना तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। बी क्या कह रहा है कि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा है उसको तो 2 गुना करना है, यानी जो क्यू ए था वो 2QA हो जाएगा, जो क्यू बी था वो भी 2QB हो जाएगा, और दूरी क्या करनी है, गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला आपके पास यदि मैं बी करता हूँ 1.12 का बी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, छोटे से मैं लिख रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या है आपके पास, F इज टू कि ऐसे का ऐसे, ये क्या हो जाएगा 2QA, ये क्या हो जाएगा 2QB, ठीक है। आवेश दुगुना कर दिया, दूरी को क्या करना है, आधा करना है। दूरी को आधा कर दिया जाए तो दूरी को आधा कर दिया जाए, इसका मतलब ये r था तो r/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 और ये भी 4 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा टोटल 16, तो ये क्या हो जाएगा 16 के QA/QB अपॉन में r², यही होगा। तो अब क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू देखो आप यहाँ से जानते हो, ये वाली वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हो, यानी ये क्या आ जाएगा आपका 16F, क्या आ जाएगा 16F। तो यदि मैं आवेश में ये चेंज करूँ कि आवेश को दोगुना कर दो, दूरी को आधा कर दो, तो जब आवेश को दोगुना किया और दूरी को मैंने क्या किया, आधा किया, तो दूरी को आधा करने पर आपके पास जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, F = 16 इंटू 1.521 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसको लिख लीजिए जल्दी। तो ये आपके हो गया 1.11 और 1.12। तो सबको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। लिख दिया, नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आराम से लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.1.13 की।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है 1.13। देखो 1.13 थोड़ा समझने जैसा है तो उसको आराम से समझना। देखो 1.13 क्या कह रहा है, मैं उसको पढ़ता हूँ। 1.13 कह रहा है आपका कि मान लीजिए अभ्यास 1.12 में, यानी 1.12 का जो क्वेश्चन है उसी से रिलेट जोड़ के बता रहा है। मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वांसम है, यानी क्या मानने हैं यहाँ पे, दो गोले मानने ए तथा बी। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या मान लिए, दो गोले मान लिए, ये एक गोला मान लिया ए, दूसरा गोला मान लिया मैंने बी। क्लियर। इस पर मैं आवेश मान लेता हूँ क्यू ए और इस पर मैं आवेश मान लेता हूँ क्यू बी। तो क्या कह रहा है कि दो गोले ए तथा बी साइज में सर्वांसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला है पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंश में दोनों से ही हटा लिया जाता है, तब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि ये दो कोई आवेशित गोले हैं क्यू ए और क्यू बी, एक तीसरा गोला है जो उसका नाम दे दिया मैंने सी, जिसका नाम दे दिया सी, जो क्या है अनावेशित है, जो क्या है अनावेशित है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है। फिर वो फर्स्ट प्रोसेस क्या कह रहा है, सोल्व करते हुए इसका टर्म लिखते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ये कह रहा है कि जब जो अनावेशित गोला है उसको मैं पहले ए के संपर्क में लाता हूँ, क्या करता हूँ ए के संपर्क में लाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब अनावेशित गोले को जब अनावेशित गोले सी को ए के संपर्क में लाने पर आवेश समान रूप से क्या होगा, समान रूप से सी पर भी वितरित हो जाएगा। आवेश समान रूप से सी पर वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी इस पर आवेश कितना हो जाएगा, देखो QA/2 हो जाएगा। किस पर, सी वाले पर, सी वाले गोला है तो सी पर आवेश कितना हो जाएगा, सी गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, जो QA था उसका क्या हो जाएगा, आधा, यानी ये कितना हो जाएगा, लगभग QA/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QA/2, या फिर आप ऐसे लिखते हो समान रूप से वितरित हो जाएगा और कितना हो जाएगा, QA/2। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रही है, देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि जो ये सी गोला है, अब इससे तो हटा लेता हूं मैं, पहले इसके संपर्क में लाया, इससे हटा दिया, अब इससे हटा दिया तो अब वो गोला कैसा रहा, आवेशित तो रहा, यानी उसमें कुछ ना कुछ चार्ज रहा। कितना चार्ज रहा, QA/2। ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो आवेशित गोला है वो इसके संपर्क में लाया जाता है, किसके संपर्क में, बी के संपर्क में। तो जब गोले सी को बी के संपर्क में लाते हैं, जब गोले सी को बी के संपर्क में लाते हैं तो आवेश क्या होगा, तो बताओ आवेश क्या होगा, कैसे वितरित होगा। तो देखो जब सी गोला पहले ए के संपर्क में लाया तो अब इस पर चार्ज कितना आया, QA/2। ठीक है, समान रूप से वितरित हो गया तो QA/2। अब क्या हुआ, यानी जो टोटल चार्ज था उसका आधा चार्ज किस पे चला गया, सी पे। अब यही गोला था वो यहाँ से हटाकर मैंने बी के संपर्क में लाया, तो देखो QB का जो चार्ज था वो तो था ही पहले से ही, कितना था आपका, QB था, कितना था, QB था। और जो पहले से इस गोले पर चार्ज आया यहाँ से वो कितना आया, QA/2 आया, कितना आया, QA/2 आया। क्लियर। फिर इसने क्या पूछा, इसने ये भी पूछा है क्या, इसने ये भी बोला हुआ है 1.12 में कि दोनों पर जो आवेश है वो क्या है आपका, समान है। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो QB है वो क्या है आपका, QA है। क्या है आपका, जो QB है वही क्या है आपका, QA है। क्लियर। तो ये वाली दोनों लाइन समझ में आ गई क्या, बताइए मुझे जल्दी से, क्या आपको ये वाली दोनों लाइन समझ में आ गई। आ गई होगी। देखो अब ये क्या है आपके पास, तो यहाँ पे यदि ये बराबर है तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो टोटल कितना होगा बताओ, 3/2, यानी QA और B के यदि मैं बराबर करूँ, क्या करूँ, QA और QB क्या करूँ मैं, यदि बराबर करूँ तो यहाँ पे Q और QB आप जानते हो पहले से बराबर था, यानी 1.12 में दे रखा था, क्वेश्चन को 1.12 से जोड़ा उसने, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 यानी 3/2 क्या हो जाएगा, QA हो जाएगा या QB हो जाएगा। ठीक है, ये QB करना हो तो QB कर लो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड क्या कह रहा है
कि इसके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है, तो प्रतिकर्षण बल कितना था आपके पास, देखो प्रतिकर्षण बल था आपके पास F इज इक्वल टू कितना था, F इज इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी अपॉन में क्या था आपके पास आर स्क्वायर था। ठीक है, ये आपका प्रतिकर्षण बल लग रहा था। अब पहले तो ये दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल यही था। अब वो कह रहा है कि मैंने इस गोले को क्या किया, संपर्क में लाया। क्या किया, इस गोले को संपर्क में लाया। इस गोले को संपर्क में लाने पर आवेश का क्या हुआ, कुछ प्लस माइनस हुआ, कुछ आवेश इस पर गया, इस पर कुछ आवेश बढ़ा, तो ऐसे आवेशित हुआ। तो फिर जो नवीन प्रतिकर्षण बल होगा, क्या होगा, नवीन प्रतिकर्षण बल। तो नवीन प्रतिकर्षण बल क्या होगा, उसकी बात करनी है अपन को। तो देखो नवीन प्रतिकर्षण बल के लिए क्या हो जाएगा, के तो ऐसे का ऐसे, क्यू था तो क्यू की जगह क्या हो गया अपने पास, क्यू ए बाई 2 हो गया था। कितना हो गया था, क्यू ए बाई 2। ये कितना हो गया था, क्यू ए बाई 4 हो गया था, 3/2 ये हो गया था। या क्यू बी करना चाहो तो क्यू बी करो, क्यू ए करना चाहो तो क्यू ए करो, कैसे भी कर लो। ठीक है, क्यू बी करना हो तो क्यू बी करो। ठीक है, अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर था। तो देखो आर में तो कुछ डिस्टेंस में फर्क कुछ भी नहीं आएगा, तो आर क्या रहेगा आपके पास, ऐसे का ऐसे रहेगा। आर क्या रहेगा आपके पास, ऐसे का ऐसे रहेगा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 अगर आगे आ जाएगा और 3/4 के क्यू बी अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा 3/4F। यानी जब ए और बी था तो उस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल F था। जब मैंने अनावेशित गोले को पहले ए के संपर्क में लाया, फिर इससे हटाकर बी के संपर्क में लाया, तो उससे कुछ आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हुआ, कुछ नया प्रतिकर्षण बल, नया प्रतिकर्षण बल आएगा। वो कितना आएगा, 3/4 गुना आएगा F का। कितना आएगा, 3/4 गुना। क्लियर, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये था आपका 1.13 नंबर का क्वेश्चन। फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट 1.14 पे। देखो न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझो, अच्छे से करो, बुक की हेल्प लो, और आपको लगता है कि कुछ हमको जरूरत है तो बुक में जो एग्जाम्पल है उनकी हेल्प लो। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से न्यूमेरिकल करो, अच्छे से समझ में आएंगे। और देखो बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़े न्यूमेरिकल से ज़्यादा डरते हैं, तो डरने वाला काम नहीं मत करना, क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट डरते हैं, मुझे भी पता है। तो डरना नहीं है आपको, तो केवल न्यूमेरिकल देखो, यदि आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर को अच्छे से रिवीजन किया है, अच्छे से फॉर्मूले आते हैं, अच्छे से डेरिवेशन आते हैं, तो फिर आप न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से ऐसा नहीं है कि भागना नहीं है न्यूमेरिकल से। चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 1.13 हो गया। अब अपन बात करते हैं 1.14 की। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 1.14। देखो 1.14 में कुछ डायग्राम दे रखा है, उसको समझो। 1.14 क्या कह रहा है, चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए और इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम होगा। तो देखो यहाँ पे एक चित्र दे रखा है 1.14, ये प्लस दे रखा है, ये माइनस दे रखा है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो आप जानते हो जब प्लस माइनस है तो इसके बीच में क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पे कोई 3 पथ बताए हैं। अब ये पथ कौन कौन से हैं, ये पथ बताया आपके पास। देखो ये वाले पथ है, एक तो पथ है ये वाला जो यहाँ से जाकर इस साइड जा रहा है, दूसरा पथ है वो भी आपका इसी साइड जा रहा है, और जो तीसरा पथ है वो कहाँ जा रहा है आपका, इस साइड जा रहा है। क्लियर, यहाँ पे ये फर्स्ट पथ है, ये सेकेंड पथ है, और ये क्या है आपका थर्ड पथ है। तो सबसे पहले तो पूछा है कि इस पद चिन्ह दर्शाइए, तो तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए। क्या लिखिए, तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए। तो बताओ आप चिन्ह लिख सकते हो क्या तीनों आवेश के, बताओ जल्दी से। क्या आप तीनों आवेश के चिन्ह लिख सकते हो क्या, थोड़ा आइडिया लगाओ। लिख सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो कैसे लिखना है, पद चिन्ह दर्शाए गए आपके पास, तो ये आपके पद चिन्ह है, उससे लिखना है।
तो देखो ये क्या था आपका प्लस माइनस था, ये प्लस माइनस, इसके बीच में क्या है आपका विद्युत क्षेत्र। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि देखो जो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला जो इधर जा रहा है, सेकंड वाला इधर जा रहा है और थर्ड वाला किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो फर्स्ट वाला है वो किसकी तरफ जा रहा है, फर्स्ट वाला जा रहा है प्लस की तरफ। किसकी तरफ विक्षेपित हो रहा है, प्लस की तरफ। और आप जानते हो कि प्लस की तरफ कौन सा आवेशित, जो कोई ऊपर प्लस चार्ज है आपका और ये इसके पास जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इससे आकर्षित हो रहा है प्लस आवेश से। तो प्लस आवेश से कौन सा आवेश आकर्षित होता है, ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पथ फर्स्ट है, फर्स्ट है वो क्या है आपका, ऋणावेश का है। कौन सा है, ऋणावेशित का है, ठीक है। जो दो है, दो भी क्या है आपका प्लस की ओर आकर्षित हो रहा है, तो पथ सेकेंड है वो भी क्या है आपका ऋणावेश की ओर है, क्या है, ऋणावेश की ओर है। ऐसे यदि पथ थर्ड की बात करूं, पथ थर्ड देखो ये थर्ड किसकी तरफ जा रहा है, माइनस की ओर। तो माइनस की तरफ कौन सा आवेश आकर्षित होता है, धनात्मक आवेश। तो ये क्या होगा, धनावेशित पथ है। क्या होगा, धनावेशित पथ। तो देखो डायग्राम को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा उदासीन होगा। यदि ये बीच में से निकल जाता, यदि ये बीच में से निकल जाता तो बताओ कौन सा होता, न पॉजिटिव न नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पथ है वो कौन सा धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है और कौन सा वो होगा, ठीक है। यदि प्लस है और माइनस की ओर आकर्षित, प्लस है की ओर विक्षेपित होता है, प्लस की ओर आकर्षित होता है, तब तो क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा। यदि आपके पास क्या है, नेगेटिव की ओर आकर्षित होता है तो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। यानी ऑपोजिट चार्ज के जो आवेश होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, आकर्षित होंगे, बाकी क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। क्लियर। तो ये आपका हो गया 1.14। अब मैं बात करता हूँ कौन सी, 1.15 की। अब मैं बात करता हूँ किसकी, 1.15 की। तो देखो 1.15 क्या कहता है, 1.15 कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र E, यानी कोई विद्युत क्षेत्र दे रखा है उसने, जो दे रखा है आपका E। तो एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, यानी एक क्वेश्चन दे रखा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से YZ तल के समांतर तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। यानी कोई वर्ग दे रखा है, तो ये आपका मान लिया कि ये क्या दे रखा है, कोई वर्ग दे रखा है। इसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, भुजा दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर। उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है, तो YZ तल का समांतर हो गया, तो ये हो गया क्या आपका Y, ये हो गया Z और ये हो गया आपका X। ठीक है। तो YZ तल की क्या बना लिया, इसको समांतर बना लिया। तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो सबसे पहले बात कर रहा है कि इसका फ्लक्स क्या होगा। तो जल्दी से बताइए इसका फ्लक्स क्या होता है। तो यदि आपका कोई आवेश है वो यदि सेंटर पॉइंट में होता है, तो सेंटर पॉइंट की यदि बात करें तब तो उसका फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। यदि मैं इसकी क्या करूँ, चारों सतह की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। तो जो इसके सेंटर में मान लो कोई आवेश है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना होगा, फाई इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब बी क्या कह रहा है, इसमें एक बी भी दे रखा है। तो बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि बी देखो क्या है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी उसके बीच में एंगल दे रखा है। आप जानते हो कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट एस होता है। क्या होता है, ई डॉट एस। यदि मैं डॉट हटाऊंगा तो क्या आएगा, ई एस कॉस 60 डिग्री आएगा। क्या आएगा, कॉस 60। और आप जानते हो कि कॉस 60 का मान क्या होता है। सबसे पहले तो कॉस 60 का मान देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन का होता है। ऐसे क्या होगा, 0, 30, 45, 60, 90। ऐसे क्या होगा, 1/√2, 1/√2 और 1/2 और 0। तो 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2। तो cos 60 कितने वैल्यू हो जाएगी आपकी, 1/2। तो देखो cos 60 कितना हो जाएगा आपका, 1/2। तो ये हो जाएगा ई एस और 1/2। ई की वैल्यू आप जानते हो यहाँ पे लिखी हुई है 3 × 10⁻3, 3 × 10⁻3। फिर क्या दे रखा है, एस। एस अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ग। और वर्ग का एस क्या होगा, भुजा स्क्वायर। यही तो होगा एस, यानी क्या है, एक तरह से क्षेत्रफल है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कितना है, 10 × 10। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो ये कितना है, सेंटीमीटर में। तो अपन को किस में कन्वर्ट करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.10 × 0.10। कितना हो जाएगा, 0.10 × 0.10। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 10⁻3
इंटू क्या हो जाएगा 0.10 इंटू 0.10 अपॉन में 1/2। इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से ये जीरो हटाऊंगा तो कितने जीरो आएंगे, नीचे 4 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे 4। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यदि ये इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 आएगा, तो 100 से 100 तो कट जाएगा। क्लियर। अब आपके पास कितना बचा 3/2 यानी 1.5 इंटू 10⁻³ था। 10⁻³ में से 2 गया तो 1, तो ये कितना बचेगा 1.5 इंटू 10⁻1। ठीक है, ये क्या बचेगा आपका फ्लक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा, फ्लक्स बच जाएगा। तो जो V आएगा वो क्या आएगा 1.5 इंटू 10⁻1। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए 1.14 और 1.15 को। नोट कर लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 1.16 पे। कौन सा न्यूमेरिकल 1.16। देखो 1.16 क्या कहता है, 1.16 कहता है कि अभ्यास 1.15 के, बिल्कुल अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, यानी 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। देखो कोई घन है और घन से गुजरने वाला फ्लक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कितना होता है, Q = क्या होता है Q अपॉन में ε0। यानी उस घन के सेंटर में यदि कोई आवेश उपस्थित है Q, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होगा ∅ Q अपॉन में ε0 होगा। क्लियर। यदि वो सतह की बात करता है तो अपन ने मैंने अलग बताया था, यदि कॉर्नर की बात करता है तो Q अपॉन 8ε0, यदि सतह की बात करता है तो क्या Q अपॉन में 6ε0। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो इसमें केवल यही पूछा है कि किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, तो ये आपको लिखना है कि ∅ Q अपॉन में ε0। देखो इसमें भुजा का कोई रोल नहीं है क्योंकि अपन को फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने में यदि एंगल दिया होता ∅ E.S निकालते। क्या निकालते, E.S निकालते। तो वैसे तो अपन ने इसका देखो यदि E.S से भी आप निकाल सकते हो। इसने क्या दे रखा है, घन दे रखा है और वो कह रहा है कि जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशन तलों के समांतर है। तो आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, ये कह रहा है 1.15 से जुड़ा हुआ है, तो 1.15 में जो E दे रखा था वो कितना था 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन आई कैप, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि एक समान 20 सेंटीमीटर भुजा, यानी जो ए दे रखा है वो भुजा दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर के किसी घन से अभिविन्यासित उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर, तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। यानी वो कह रहा है कि ∅ तो क्या होगा Q अपॉन में 6ε0, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, सतह की बात कर रहा है, किसके फलक की बात कर रहा है। किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हो। देखो इसने कुछ ऐसा फ्लक्स का तो दे नहीं रखा, तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब इसमें एंगल कितना माने, यदि एंगल इसको 60 मानते हैं
तो आप उससे ऐसे निकाल सकते हो। कैसे, देखो फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका ई डॉट एस कॉस क्या हो जाएगा, क्योंकि 1.15 में 60 था तो 60, तो देखो ई कितना 3 इंटू 10 की घात 3, एस कितना 20 इंटू 20 तो 0.20 इंटू 0.20, क्योंकि एक फलक है, क्योंकि एक घन है तो घन का जो एक फलक होगा वो क्या होगा आपका स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे लिख सकते हो आप, या तो आप ऐसे करो, या फिर आप कैसे मान सकते हो, यदि कंप्लीट उसने क्वेश्चन में देखो क्लियर नहीं दे रखा, थोड़ा क्वेश्चन में यदि ऐसा दे रखा होता कि जो आवेश है वो क्या है घन के केंद्र में स्थित है, तो आप उसको क्या कर लेते, घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकाल लेते, भुजा क्यूब, तो ये क्या हो जाता है 0.20। ठीक है, cos 60 कितना आता है 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, यदि इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा 10 की घात 6, 2 4 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 इंटू 10 की घात 3, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 800 अपॉन में कितना 10 की घात 6, कितना 10 की घात 6, तो 10 की घात 2 यहाँ से हटेगा तो ये कितना रहेगा आपका 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 का 0 असल 4, 8 एकम 8, 9 10 11 12, तो 12.0 इंटू 10 की घात 3 माइनस का 4, तो ये कितना बचेगा 12 इंटू 10 की घात -1, तो ये क्या आ जाएगा आपका फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर, इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो कि कोई भी, देखो इसने क्या दे रखा था, इसने दे रखा था कोई पूछा था अपन को घन, तो घन से कोई भी फ्लक्स कितना निकलेगा, तो देखो उसने किससे जोड़कर पूछा है क्वेश्चन 1.15 से, तो 1.15 में क्या बताया था, 1.15 में ये बताया था कि जो एंगल था वो कितना था 60 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है ई डॉट एस, तो ई डॉट एस डॉट हटेगा तो क्या आएगा ई एस कॉस थीटा, कॉस कितना 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2, ई का मान है 3 इंटू 10 की घात 3, तो 3 इंटू 10 की घात 3 कर दिया, एस कितना होता है, यानी यहाँ पे घन का क्या होगा क्षेत्रफल, और घन का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा 0.20, 0.20 और 0.20 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया इसलिए कितना आया 0.20 आया। इसको सॉल्व किया तो कंप्लीट ही आ जाएगा, तो 12 इंटू 10 की घात -1 किराया इसका फ्लक्स आएगा। क्लियर, यदि और इसको ये -1 हटाना है तो आप हटा सकते हो, यदि इस पॉइंट को मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1.2 भी हो जाएगा। क्लियर, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपके पास 1.17। नेक्स्ट कौन सा आपके पास 1.17, तो 1.17 की बात करते हैं। 1.17 कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को सावधानीपूर्वक ली गई माप या संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स है वो 8.0, यानी कोई बॉक्स है, क्या है कोई बॉक्स है, वो काला बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप या संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, यदि इसमें फाई दे रखा है, कितना दे रखा है 8.0 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये फाई दे रखा है। फिर उसने पूछा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, तो फर्स्ट उसने क्या पूछा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश, यानी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्स के भीतर आवेश, बॉक्स के भीतर आवेश कितना है। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए क्या करूंगा, आप जानते हो फाई इक्वल टू क्या होता है सिग्मा क्यू ओपन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है सिग्मा क्यू ओपन में एप्सिलॉन नॉट। तो यदि आपको क्या निकालना है सिग्मा क्यू निकालना है, तो सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा फाई और एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू कितनी है 8.0 इंटू 10 की घात 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की घात -12, यही होगा आपके पास। जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास 8.85 इंटू 10 की घात -12। बताओ सही है क्या, सही है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आएगा, यदि मैं इसको सीधा सा मल्टीप्लाई करूँ, देखो पावर वाला हटा दूँ, यहाँ से ये हटेगा तो नीचे क्या आएगा 2 जीरो आ जाएंगे, तो 8 इंटू 885 इंटू 10 की घात 3 -12 प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2। ठीक है, ये 2 ऊपर आएंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करो 8 पंजे 40 का 0 असल 4, 64 64 और 4 68, 68 का कितना आ जाएगा 6, वापस 64 64 और 6 कितना 70, तो 70 80 इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा आपके पास 3, 12 और 2 14, 12 और 2 कितना 14, और 14 में से 3 जाएगा तो कितना 11, तो माइनस का 11। क्लियर, यदि इस पॉइंट मान लो कि यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लाता हूँ तो 7.08 इंटू 10 की पावर -11 था, यहाँ पे मैं इस 3 डिजिट इधर लाया हूँ तो क्या हो जाएगा +3, तो 7.08 इंटू 10 की घात 11 में से 3 जाएगा तो कितना
11 में से 3 जाएगा तो माइनस का 8, तो ये क्या आ जाएगा आपका सिग्मा क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिग्मा क्यू आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा कि कोई भी काले बॉक्स के अंदर जो आवेश का मान है वो कितना आएगा। कुछ नहीं था, करना क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी बॉक्स के अंदर की बात कर रहा है तो बॉक्स के अंदर जो आवेश का बीजगणित योग अपन में एप्सिलॉन नॉट करते हैं तो क्या निकलता है आपका फ्लक्स निकलता है। तो ये मैंने क्या कर दिया सिग्मा क्यू, ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या आया 7.08 इंटू 10 की घात माइनस 8 हो गया। क्लियर? अब बी क्या कह रहा है, देखो बी क्वेश्चन ये कह रहा है, बी कह रहा है आपके पास कि इसी बी का क्या 1.17 का बी, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। वो कह रहा है कि कोई बॉक्स के भीतर कोई फ्लक्स शून्य है। क्या कह रहा है? कोई बॉक्स था, बी क्या कह रहा है, देखो बी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बॉक्स था, क्या था, ये कोई बॉक्स था, इसके भीतर जो फ्लक्स है वो क्या है आपका शून्य है। तो देखो फ्लक्स शून्य, इसका मतलब आप कह सकते हो कि वहां पर जो आवेश होगा उसका मान भी शून्य होगा। नहीं, यदि फ्लक्स शून्य है तो आवेश का मान शून्य होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आवेश का बीजगणितीय योग भी तो शून्य हो सकता है। तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यदि फ्लक्स शून्य होने पर, फ्लक्स शून्य होने पर जरूरी नहीं कि आवेश का मान शून्य हो, जरूरी नहीं कि आवेश का मान शून्य हो, जरूरी नहीं कि आवेश का मान शून्य हो। आवेश का बीजगणितीय योग भी शून्य हो सकता है, आवेश का बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू भी शून्य हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। ठीक है, तो 1.16 भी आपको समझ में आ गया होगा, 1.17 भी समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला काम में लिया है फ्लक्स का। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। लिख दिया होगा। तो अपन बात करते हैं 1.18 की। किसकी बात करते हैं? 1.18 की। देखो 1.18 क्या कहता है, सबके पास बुक है, बुक में 1.18 देखिए। 1.18 कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार, तो चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। क्या रखा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का फलक मानिए। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इसने,
1.18 में एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम कुछ दे रखा है इस टाइप का, ठीक है। वो कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, कितना दे रखा है, भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर। भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, यानी ये वर्ग का केंद्र इससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक 10 माइक्रोकूलम का आवेश दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, यहाँ पर क्या रखा है आपका Q रखा है, ठीक है। तो इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, तो क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का परिमाण निकालना है, यानी फ्लक्स निकालना है। तो ये क्या कह रहा है, और नीचे लिख भी रखा है कि जो फलक है वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का फलक मानिए। तो देखो घन से कुल फ्लक्स होगा, कुल निर्गत फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, यदि घन से कुल फ्लक्स की बात करता हूं तो आप सभी जानते हो कि घन से कुल फ्लक्स कितना आता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आता है। क्लियर। यदि मैं बात करता हूं कि घन के एक फलक से निर्गत फ्लक्स, यदि मैं एक फलक से बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव इक्वल टू देखो Q का मान दे रखा 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा -6 अपॉन में क्या है 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की घात कितना -12। क्लियर। यदि मैं यहाँ से 2 पॉइंट हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 2 जीरो। सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए पॉइंट हटाओ और 10 की पावर को सॉल्व करो, तो वो ज़्यादा इजी बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया, तो क्या बना आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास, देखो 10 की पावर कितनी बन जाएगी, पहले तो ये देखो -6 था +1 था +2 था, यानी ये +2 और +2 इन दोनों को ऐड करके ये 2 और 1 3 कर सकता हूँ, और प्लस का क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 6 इंटू 885। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में 8 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 8 छंग 48, 49 50 51 का 1 हासिल 5, 48 49 50 51 52 53। तो ये कितना आ जाएगा 5310 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास -6 + 3 12 और 3 15, 15 में से 6 जाएगा तो प्लस का 9। तो ये क्या बचेगा आपके पास, ये क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो क्या आएगा, लगभग इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो ये पॉइंट में निकलेगा, तो इस पॉइंट में आप डिवाइड कर देना, जो भी आएगा तो उस पॉइंट को आप वापस एक डिजिट के बाद लाओगे तो इसका लमसम आंसर आएगा, वो आएगा लगभग, मैं आंसर लिख देता हूँ इसका आंसर आएगा 1.88 10 की घात 5, 1.88 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। तो ये आ जाएगा, लगभग ये आंसर आएगा इसका। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। क्या दे रखा था, एक चित्र दे रखा है, चित्र में कोई वर्ग दे रखा था 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का वर्ग है, उसमें पूछा है कि कुल निर्गत फ्लक्स। तो देखो फ्लक्स है निकालना है, तो घन से निर्गत फ्लक्स कितना होता है 5 इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यदि मैं एक फलक से बात करता हूं तो कितना आता है क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। यदि मैं एक कॉर्नर से बात करता हूं तो कितना आता है 8 अपॉन क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। और यदि कोर की बात करता हूं तो कितना आता है 12 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये सब आप जानते हो, पहले भी मैंने आपको लिखाया हुआ है, जहां पर आपने ये गाउस का नियम पढ़ा था, फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पे क्या करना, केवल वैल्यू रखनी है। तो क्यू दे रखा था तो 10 माइक्रोकूलम, क्यू की जगह ये रख दिया, नीचे क्या था 6 था, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका 1.18। अब अपन बात करते हैं कौन सी, 1.19 की। किसकी बात करते हैं, 1.19 की। तो देखो 1.19 भी थोड़ा इसी से रिलेटेड है। देखो वो क्या कहता है 1.19, देखो 1.19 क्या कहता है कि 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर, क्या कह रहा है कि Q दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यानी Q दे रखा है 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। कोई बिंदु आवेश है, वो घनीय गाउसीय पृष्ठ है, यानी कोई घन है। मान लो कि इस टाइप का कोई क्या है आपका घन है, ये मैंने बना लिया कोई घन है, और इसके बीच में क्या है कोई Q आवेश उपस्थित है। आवेश कितना है 2.0 माइक्रोकूलम।
किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। क्या कह रहा है ये किनारे वाले, देखो 2.0 का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर पूछा है, क्या पूछा है उसने, अच्छा इसने पूछा ये आवेश है वो बीच में नहीं है, वो बीच में न होकर कहाँ पे है, किनारे पे है, कहाँ पे है, किनारे पे है, ठीक है। और जब कोई घन का किनारे पर होता है तो उसके लिए जो फ्लक्स होता है वो आप जानते हो क्या होता है, क्यू अपॉन में क्या होता है, 8 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू दे रखा है कितना 2.0, तो 2.0 इंटू माइक्रोकुलम का 10⁻⁻6 और ये क्या आ जाएगा 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 8 का मैं यहाँ से 2 जीरो हटाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको यदि मैं काट लूँ तो ये कटेगा तो 4 बार, तो 1 अपॉन में 4 इंटू 885 इंटू क्या आएगा आपके पास 10 की घात कितना हो जाएगा, देखो 10⁻6 प्लस 12 और प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना 10⁻9, तो ये तो हो जाएगा 10⁻9 और 1 अपॉन में कितना बचेगा 5 चौक 20 का 0 असल 2, 8 चौक 32, 33 34 का 4 असल 3, 8 चौक 32 और 3 35, तो 1 अपॉन 35 40 बचेगा। तो ये क्या बचेगा आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। फ्लक्स का मात्रक वही न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा फ्लक्स आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे 1.19 तक। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन लास्ट क्वेश्चन 1.20 करते हैं। लिख लीजिए, जल्दी लिख दिया होगा, नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1.20 पे चलते हैं अपन, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो 1.20 क्या कहता है, 1.20 ये कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स दे रखा है। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानना है, यानी कोई बिंदु आवेश लेना है आपको। तो देखो इसको करते हैं अपन, कैसे करना है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, कोई बिंदु को मैंने केंद्र मान लिया यहाँ पर जो क्यू आवेश था, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मैंने गोला बना दिया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी मान ली मैंने 10 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है कि इस पर जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना है, फाई इक्वल टू है 1.0 इंटू 10⁻³ कूलम है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा और बिंदु आवेश का मान क्या है, बिंदु आवेश का मान क्या है और कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं फ्लक्स की। किसकी बात करते हैं, फ्लक्स की। तो पहले तो वो कह रहा है कि यदि मैं त्रिज्या को दोगुना कर दूं, फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि मैं त्रिज्या को दोगुना कर दूं, दोगुना करने पर फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पर। किस पर डिपेंड करता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पर। तो देखो इसने क्यू तो नहीं दे रखा बट फाई दे रखा है, तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि यहाँ पे त्रिज्या का कोई भी रोल नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे त्रिज्या चाहे दोगुना कम करो, दोगुना बढ़ाओ या आधी करो, कोई भी फ्लक्स पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। बी क्या कह रहा है, बी ये कह रहा है कि इसमें बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु आवेश है इसका मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है।
यदि मैं इसको इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा क्यू फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान कितना है 1.0 इंटू 10 की घात 3 और एप्सिलॉन कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की घात -12। तो इसका क्यू क्या हो जाएगा आपके पास टोटल, देखो 8 पॉइंट यहाँ से मैं यदि 2 जीरो हटाता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 885 इंटू 10 की घात -12 प्लस 3 और -2। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 885 इंटू 10 की घात, देखो 12 और 2 कितना, 12 और 2 14, 14 में से 3 जाएगा तो माइनस का 11, तो माइनस का 11। यदि मैं पॉइंट इधर है, मान लो इस पॉइंट को देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं है मतलब लास्ट में ही है, यदि पॉइंट नहीं होता इसका मतलब वो कहाँ है लास्ट में है। तो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यदि इधर ले आऊँ 2 डिजिट इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की घात -11 प्लस का 2 हो जाएगा। पॉइंट को इधर लाऊंगा तो प्लस होगा, तो ये क्या होगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 8.85 इंटू 10 की घात -9। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्लक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी क्यू का मान हो जाएगा कूलम। तो आपका क्या था, तो देखो यहाँ पे क्या है आपके पास कि यदि कोई भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला था, उस गोले से अपन को निकालना था फ्लक्स, और वो कह रहा है कि त्रिज्या को मैं कम कर दूं, बढ़ा दूं, आधा कर दूं, तो इस फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, क्यू के मान पर डिपेंड कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि सेकंड कह रहा है बिंदु आवेश का मान निकालिए। तो बिंदु आवेश का मान आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, फाई इक्वल टू क्यू वन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू फाई का मान आपको देर का ये वाला, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने न्यूमेरिकल समझाने की आपको ट्राई की है, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट लेकर समझाने की ट्राई की है, और एक एक चीज़ मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी है, तो आपको ना भी कोई डाउट रहेगा ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन आपको जितनी इजी कर सको उतनी इजी करना, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, हाथ से ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जितना इजी कर सको उतना करना। सबसे पहले पॉइंट हटाना, पॉइंट हटाने के बाद जितने 10 की पावर है उसको सॉल्व करना, फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजी बन जाएगा। और फिजिक्स का रूल रहता है कि जैसे मान लो आपके पास 756 इंटू 10 की घात 5 आया, क्या आया 785 इंटू 10 की घात 5। तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट नहीं है, तो फिजिक्स का रूल रहता है कि पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक डिजिट के बाद। मान लो यहाँ पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट मान लो, और इस पॉइंट को आप यहाँ ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 7.85। जब पॉइंट को मैं इधर लाता हूँ, जब पॉइंट को मैं इधर लाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 10 की घात 5 था, उसमें से क्या हो जाएगा +2 और हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 डिजिट इधर लाया तो इधर। यदि मैं पॉइंट को मैं 7 ऐसे था, यदि आपके पास ऐसे था 0.00265 इंटू 10 की घात का इतना था 8 था। ठीक है, और इस पॉइंट को यदि मैं इधर लाता हूँ यानी 2.685 इंटू 10 की घात 8 था, यदि पॉइंट को 3 डिजिट इधर लाया तो -3 होगा, यदि पॉइंट को मैं इधर लाया तो प्लस होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात 5 हो जाएगा। क्लियर, तो ये फिजिक्स का रूल रहता है, ये वाला जो तरीका है फिजिक्स का रूल रहता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट वाले डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं देते हैं विराम, और मिलते हैं वापस कल इससे आगे वाली क्लास में, जो अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे 1.21 से, और 4 से 5 क्वेश्चन और रहे अपने पास, तो उसको भी अपन कंप्लीट नेक्स्ट वाली क्लास में कंप्लीट करके, और फर्स्ट चैप्टर को देंगे विदाई, और सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर को। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और वीडियो पर कमेंट करके वापस मुझे बताइए न्यूमेरिकल का जो सेशन है वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है।